बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 1990s में सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद इंडिया को एक अर्जेंटली एक ज़रूरत पेश आ गई कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी रीडिज़ाइन करे, क्योंकि सोवियत यूनियन उनका दुनिया में सबसे बड़ा इत्तेहादी था। तो उनके टूटने के बाद इंडिया को एक ज़रूरत पेश आई और उसके चलते इंडिया ने लुक ईस्ट और दीगर पॉलिसीज़ अडॉप्ट की। हंगामी बुनियादों पे उन्होंने वेस्ट को भी अप्रोच किया, दोबारा से अपने जो टाइज थे वो रीडिज़ाइन करना उन्होंने शुरू किए थे। लेकिन इसके चलते इंडिया की 90s से लेकर एक बड़ी कोशिश ये रही है कि किसी तरह से सेंट्रल एशिया की जो मार्केट है वहाँ तक इंडिया पहुँचे। और उसके चलते इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा मसला था वो जियोग्राफी का है, क्योंकि इंडिया का बॉर्डर नहीं लगता सेंट्रल एशियन रीजन के साथ। अब ऐसे में एससीओ का जो ग्रुप है, एससीओ का जो एक ब्लॉक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया के लिए किसी नेमत से कम नहीं था, ब्लेसिंग से कम नहीं था, क्योंकि एससीओ के अंदर तकरीबन पूरा का पूरा ही सेंट्रल एशिया शामिल है। तो इंडिया इमीडिएटली अप्लाई करता है एससीओ का मेंबर बनने के लिए। पहले पहले उसको चाइना ने ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया काफ़ी साल तक, लेकिन फिर रशियन इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हुए इंडिया फुल टाइम मेंबरशिप हासिल करने में कामयाब हो गया था। अब जिन पॉलिसी मेकर्स ने एससीओ के अंदर शामिल होने की कोशिश की थी, कांग्रेस वाले, उनके माइंड में सेंट्रल एशिया था। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट आई इंडिया के अंदर, उनके माइंड में जियो पॉलिटिकल राइवलरीज और ये सारा कुछ भी था। तो उसके चलते अभी तक इंडिया उतना फ़ायदा एससीओ से हासिल कर नहीं सका जितना इंडिया हासिल करना चाहता था। यानी उनकी अगर आप देखें आज भी प्रेजेंस कुछ खास नहीं है सेंट्रल एशिया में, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। और इसकी एक और बड़ी बुनियादी वजह यह है कि इंडिया ऑन द वे यूँ समझे कि रास्ता भटक गया है। रास्ता इस तरह से भटक गया कि एससीओ की बजाय, विन विन कोऑपरेशन पे काम करने की बजाय, इंडिया ने अपने ही अलग से मंसूबे शुरू किए। ये जो चाबहार पोर्ट बनाना उन्होंने शुरू किया, फिर चाबहार से ये अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया जाने का मंसूबा मोदी ने शुरू किया। ये कहीं पर भी नहीं था इनिशियल प्लानिंग में, कहीं पर भी नहीं था। इनिशियल प्लानिंग में यही था कि एससीओ के अंदर हम आएंगे और एससीओ के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए वी विल इंक्रीज अवर प्रेजेंस इन सेंट्रल एशिया। वो नहीं किया, इन्होंने कंप्लीटली डिफरेंट रास्ता लिया। खुद अपने बलबूते पे इंडिया ने सेंट्रल एशिया के रीजन में इन होने की कोशिश की, लेकिन वो सारी उनकी जो काविशें थी नाकाम रही। चाबहार पोर्ट भी नाकाम रहा और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर की गई सरमायाकारी भी नाकाम रही। और आज भी अगर आप देखें रिजल्ट 0/0 है, इंडिया की कोई खास प्रेजेंस वहाँ पर है नहीं। बल्कि ज़्यादा अफसोस की बात तो ये है कि इंडियन जो बुद्धिजीवी हैं, इंडियन जो स्कॉलर्स हैं, वो सही तरीके से एससीओ की अफादियत को समझ ही नहीं पा रहे कि वो इंडिया के लिए कितना ज़रूरी है। और इंडिया जो पॉलिसीज़ वहाँ पर कंट्राडिक्टरी पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर रहा है, बाकी तमाम ग्रुप से अलग थलग एक पॉलिसी वहाँ पर भी लेकर चल रहा है, ये कितना डेंजरस है इंडिया के लिए। शायद इंडिया के अंदर भी जो एक्सपर्ट्स हैं बहुत सारे, वो समझ नहीं पा रहे। एक बड़े इंडिया के इंटेलेक्चुअल हैं परवेश कुमार गुप्ता साहब, ये एसोसिएट फेलो हैं विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन के अंदर। एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि जियो पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर लिखता रहता है और अपनी रिसर्चेज पब्लिश भी करता रहता है। परवेश कुमार ने 2-4 रोज़ पहले हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एससीओ के हवाले से लिखा है कि चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें तमाम उन्होंने ऊपर रीजनिंग दी है और नीचे जो कंक्लूजन उन्होंने निकाला है वो ज़रा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जस्ट टू शो यू कि इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स आज भी कितना गलत तरीके से एससीओ को इंटरप्रेट करते हैं और इंडिया की गलत पॉलिसीज़ को वो पॉजिटिवली कैसे देख रहे होते हैं। गलत पॉलिसीज़, लेकिन वो उसको अपने ही नज़रिए से अलग ढंग से देख रहे होते हैं और वो समझते हैं कि ये उनके लिए बेनिफिशियल है जो कुछ भी वो वहाँ पर कर रहे हैं। कहते हैं कि फाइनली इट वुड बी फेयर टू से दैट सिंस ज्वाइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हैज सक्सेसफुली मेड इट्स प्रेजेंस फेल्ट इन एससीओ। प्रेजेंस कैसे फेल्ट करवाइए वो ज़रा देखिए। कहते हैं इट इज़ द ओनली कंट्री इन दिस ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ रिफ्यूज्ड टू सपोर्ट चाइनाज एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यानी हमने एतराज़ किया, हम हिस्सा नहीं है, एससीओ के तमाम मुल्क BRI के हिस्से हैं,
हम नहीं है तो हमने वहाँ ना जाकर अपनी प्रेजेंस फेल करवाई है। अब ये पॉजिटिव कहाँ से आपको लग रहा है? ये तो नेगेटिव किस्म की चीज़ है कि आप पूरे रीजन से अलग थलग हैं। तो अगर आपकी पॉलिसीज कंट्राडिक्टरी हैं सेंट्रल एशियंस के साथ और बाकी एससीओ के साथ, तो आप कैसे फिर अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं वहाँ पर? इस पे सोचना पड़ेगा। देखें, आप बिल्कुल अलग धारा में बह रहे हैं और बाकी तमाम ग्रुप अलग धारा में बह रहा है, तो आपका कोई फ्यूचर जैसे आज नहीं है वहाँ पर, तो 20 साल बाद भी यही पॉलिसीज होंगे तो कोई फ्यूचर नहीं होगा वहाँ पे। कहते हैं मजीद इंडिया के बारे में कि इट आल्सो रिफ्यूज्ड टू साइन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2030 मेंशन्ड इन द Delhi Declaration on which Chinese influence was clearly visible। हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2030 साइन नहीं किया क्योंकि वहाँ चाइनीज इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। बाकी तमाम रीजन ने किया हुआ है ऑलमोस्ट, हाँ ये याद रहे, उन्होंने सब ने किया, इन्होंने नहीं किया, सिर्फ इंडियंस ने। अगेन 2023 के अंदर भी अगर आप बैठ के देखते हैं तो इंडिया बिल्कुल अलग धारा में बह रहा है। तो आप इस ग्रुप में हैं क्यों? सबसे बुनियादी बात तो यह है, आप हैं क्यों इसके अंदर? फिर आप क्यों आए हुए हैं यहाँ पे? जब आप बिल्कुल ही एक मिसफिट हैं, आपकी पॉलिसीज मैच ही नहीं कर रही और आप बिल्कुल बदमज़गी पैदा कर रहे होते हैं कि सारा रीजन एक तरफ होता है, आप एक तरफ होते हैं, तो आप हैं क्यों इसके अंदर? इसको आप प्रेजेंस फील करवाना कहते हैं, लेकिन ये तो रंग में भंग डालना है, रायता फैलाने की जैसी बात है। और आगे कहते हैं कि दीज एग्जाम्पल्स शो दैट द इंडियन प्रेजेंस इन एससीओ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड काउंटर बैलेंस टू बीजिंग। अब अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन का ब्लॉक बना हुआ है एससीओ, या ये जियोपॉलिटिकल राइवलरी बैलेंस काउंटर बैलेंस का चक्कर में उन्होंने बनाया हुआ है? ये इस वजह से तो नहीं बना हुआ ना कि इंडिया और चाइना यहाँ पर बैठकर एक दूसरे की टांगे खींचते रहे, इस तरह तो नहीं बना हुआ। ये तो एक रीजनल कोऑपरेशन के लिए बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है जिसका बुनियादी मकसद और वाहिद मकसद यही है कि मेंबर ममालिक के दरमियान इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन है और सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है वो बेहतर बनाई जाए। तो इसमें आप ये काउंटर बैलेंस वाली थिंकिंग क्यों रखते हैं? इससे आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे जब तमाम रीजन एक तरफ है एससीओ में और आप अलग से दूसरी तरफ बैठ के आप कह रहे हैं हम तो काउंटर बैलेंस है। बहरहाल फिर आगे प्रवेश कुमार गुप्ता साहब कहते हैं कि देयरफॉर इंडिया शुड कंटिन्यू टू एंगेज विद द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रेजेंटिंग द बेस्ट propositions suited to its duration strategy. Despite remaining in the SCO, India needs to put more emphasis on ways to develop its relations with each Central Asian country. Neither you have any physical connectivity with them, nor you have any significant economic links with them. Security के हवाले से तो छोड़ देना, वो तो आप है ही नहीं कहीं पे भी। वहाँ पे तो आपका कोई ना तो एक्सपोर्ट होती है आर्म्स की, आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं बेचते आप। वहाँ चाइनीज़ और रशियन मार्केट है, वहाँ की फौज के अंदर जो इक्विपमेंट्स आते हैं मेजॉरिटी चाइनीज़ और रशियंस होते हैं। तो आप ना सिक्योरिटी में वहाँ, ना इकोनॉमी में है वहाँ, आप ना किसी और तरह से इन हैं। आपको वहाँ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना था, ये चीज़ें नहीं करनी थी कि चाइना का काउंटर वेट क्रिएट करेंगे, हम काउंटर बैलेंस करेंगे। इस वजह से आपने ज्वाइन नहीं किया था एससीओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आप अलग लाइन ले रहे हैं, आप बिल्कुल भटक गए। जिन्होंने एससीओ में ज्वाइन होने के लिए अर्जी डाली थी उनका विजन कुछ और था और अभी जो रिजीम है उनका विजन कुछ और है, और उसके चलते इस ग्रुप के अंदर इंडिया अपनी अफादियत खो बैठा है। और जो आपने बातें गिनवाई हैं इससे खुद ये साफ जाहिर हो रहा है कि इंडिया अलग थलग है एससीओ के अंदर। देखिए ना, इंडिया ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2030 उसका हिस्सा बनने से इंडिया ने इनकार कर दिया, लेकिन क्या एससीओ ने इसको अडॉप्ट नहीं किया? एससीओ ने तो इसको अडॉप्ट कर लिया एज यूजुअल। इंडिया खुद अलग हो गया, बाकी तो ग्रुप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। इसी तरह से बीआरआई के अंदर इंडिया नहीं गया, एससीओ के तमाम मेंबर मुल्क हैं बाकी, तो इससे चाइना या बाकी के एससीओ के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा? इंडिया अपना ही नुकसान करवा बेटा, वो आइसोलेट हुआ यहाँ पे। सो आई बिलीव कि यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग की ज़रूरत है और यही सूरत हाल ब्रिक्स के अंदर क्रिएट होने जा रही है। ये मैं आपको पहले से ही प्रेडिक्ट करके देता हूँ कि ब्रिक्स में एग्जैक्टली यही हो रहा है। ब्रिक्स के अंदर अभी तक तो ये सूरत हाल थी, मेंबर थोड़े थे ना, 4-5 मेंबर थे ना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन अब इसके अंदर 40 मुल्कों ने तो अर्जी डाली हुई है कि हमें इसका मेंबर बनाएं, और सऊदी अरेबिया और इस जैसे बड़े बड़े प्लेयर इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो जब एक्सपांड होगा ब्रिक्स, इसके अंदर कोई 20, 25, 40 मुल्क मजीद आ जाएंगे, तो फिर जयशंकर ब्रिक्स में क्या कह रहा है या मोदी क्या कह रहा है, इसका किसको फ़र्क पड़ेगा ब्रिक्स के अंदर? जैसे एससीओ में इंडिया आइसोलेटेड है, वैसे यहाँ पर भी आइसोलेटेड होगा।
लिहाजा इन दोनों बड़े इकोनॉमिक ब्लॉक्स के अंदर इंडिया को एक रीपोजिशनिंग की ज़रूरत है। कुछ यहाँ पर इंडिया को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उन पर नज़रसानी करनी चाहिए और जिस मकसद के लिए इंडिया इन दोनों ग्रुप्स के अंदर गया हुआ है उस पर सिर्फ फोकस करना चाहिए, रादर देन फोकसिंग ऑन जियो पॉलिटिकल राइवलरीज।